दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि गांधी परिवार के बाहर जाएगी कांग्रेस की कमान। कमलनाथ को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें। वहीं उपचुनाव में देरी से छिन सकती है ममता बनर्जी की कुर्सी। चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी के नेता। वहीं पंजाब चुनाव के लिए अकाली दल और बसपा ने किया बड़ा ऐलान। बोले सत्ता में आए तो दलित और हिंदू को बनाएंगे उप मुख्यमंत्री। वहीं पीएम मोदी ने काशी में फूंका चुनावी बिगुल। बोले यूपी में इतने विकास हुए कि गिनवाने का भी समय नहीं। वहीं योगी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। वहीं बंगाल की दीदी बनेंगी देश का दादा। सोनिया गांधी शरद पवार समेत कई नेताओं से करेंगी मुलाकात। वहीं कांग्रेस में खामोश शत्रुघ्न सिन्हा बन सकते हैं ममता बनर्जी के मित्र। फिर पाला बदलेंगे बिहारी बाबू। वहीं बंगाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला टीएमसी प्रतिनिधिमंडल। 6 महीने के अंदर चुनाव कराने की अपील। वहीं टीएमसी सांसद ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा हिंदू कार्ड खेलना चाहती है भगवा पार्टी। वहीं उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल अब आरटीआई के दायरे में आएंगे। फीस समेत देनी होगी पूरी जानकारी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, गांधी परिवार के बाहर जाएगी कांग्रेस की कमान। कमलनाथ को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें। ये आपको बता दें कि कांग्रेस परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को दिल्ली में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया के आवास पर हुई बैठक में यूपी महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। सूत्रों की माने तो कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो 2 दशक से अधिक समय के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी की कमान गांधी परिवार से बाहर जाएगी। 1998 में सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही पार्टी की बागडोर गांधी परिवार के हाथ में रही है। बैठक से इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस निकट भविष्य में पार्टी में बड़े फेरबदल की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से ही अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जिम्मेदारी निभा रही हैं। हालांकि इस बीच पार्टी के कई बड़े नेताओं ने संगठन चुनाव को लेकर खुलकर आवाज उठाई है। कमलनाथ की पार्टी में अच्छी पकड़ है और वरिष्ठ नेताओं से भी अच्छे संबंध हैं। 2002 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया गया था। लंबे समय से गांधी परिवार के साथ घनिष्ठता रखने वाले कमलनाथ राहुल गांधी के भी पसंदीदा नेताओं में गिने जाते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से 9 बार के लोकसभा सांसद रहे कमलनाथ को 2018 में प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया गया। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद मार्च 2020 में कमलनाथ की सरकार गिर गई और एक बार फिर से बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली है। आपको बता दें कि अब कमलनाथ के कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। क्या कांग्रेस में कमलनाथ को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, उपचुनाव में देरी से छिन सकती है ममता बनर्जी की कुर्सी। चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी के नेता। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से हारकर मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी को लेकर पार्टी में अब चिंता बढ़ने लगी है। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 5 नवंबर से पहले उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचना होगा, नहीं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। ऐसे में उपचुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखने से चिंतित पार्टी नेता गुरुवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और खाली हुई सीटों पर जल्द उपचुनाव कराने की मांग की। टीएमसी को डर है कि यदि कोरोना महामारी की वजह से यदि उपचुनाव में देरी हुई तो ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि आज टीएमसी प्रतिनिधि मंडल ने 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से दिल्ली में मुलाकात की। हमने अपील की है कि सभी उपचुनाव 6 महीने के भीतर संपन्न होने चाहिए। उन्होंने हमें सुना और हमें उम्मीद है कि चर्चा सफल होगी। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भवानीपुर सीट से जीते टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय ने ये सीट छोड़ दी थी ताकि ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ सकें। ममता बनर्जी 2011 से इस सीट पर 2 बार विधायक बन चुकी हैं, लेकिन इस बार अपने पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देते हुए ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से लड़ी। लेकिन चुनाव पूर्व घोषणा के मुताबिक अधिकारी ने इस सीट से जीत हासिल की और ममता बनर्जी हार गईं। आपको बता दें कि यदि ममता बनर्जी ने 5 नवंबर से पहले उपचुनाव नहीं जीता तो फिर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। और बड़ी खबर, पंजाब चुनाव के लिए अकाली दल और बसपा ने किया बड़ा ऐलान। बोले सत्ता में आए तो दलित और हिंदू को बनाएंगे उप मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने आगामी पंजाब चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा के बाद प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक हरसिमरत कौर बादल ने दलित उप मुख्यमंत्री की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये फैसला राज्य में शांति और समृद्धि के लिए लिया गया है। आपको बता
दें कि हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अगर बसपा और श्रोमणी अकाली दल की सरकार सत्ता में आती है तो दूसरा उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। ये उप मुख्यमंत्री हिंदू समाज से होगा। आपको बता दें कि जैसे जैसे पंजाब में चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। कोई ट्विटर पर बयान जारी कर रहा है तो कोई अपनी राजनीतिक रणनीतियों के बारे में बता रहा है। इसी क्रम में श्रोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने भी बयान जारी कर दिया है। इससे पूर्व आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल भी सत्ता में आने पर पंजाब के लिए मुफ्त बिजली देने का भी वादा कर चुके हैं। गौरतलब है कि पंजाब समेत 3 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने काशी में फूंका चुनावी बिगुल, बोले यूपी में इतने विकास हुए कि गिनवाने का भी समय नहीं। कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 8 महीने के बाद वाराणसी पहुंचे और अपने संसदीय क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास कर दिया। पीएम मोदी को वाराणसी दौरा उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुआ है और इसे यूपी चुनाव के बिगुल के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में महामारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में किए गए प्रयासों की जमकर सराहना की और योगी सरकार द्वारा किए गए कामों का ब्यौरा दिया। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और कहा कि यूपी में इतने विकास हुए हैं कि इसको गिनवाने का भी समय नहीं है। कोविड-19 के खिलाफ उत्तर प्रदेश की लड़ाई को अभूतपूर्व करार देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरनाक स्वरूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन प्रदेश ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया है। आपको बता दें कि इस यात्रा को चुनावी बिगुल के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। और बड़ी खबर, योगी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। ये आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य की योगी सरकार की तरफ से प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी को केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हल्फनामे में ये बात कह चुकी है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ये बताता है कि इससे जनसांख्यिकीय विकृति पैदा हो जाएगी। एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि ऐसे में कैसे योगी सरकार खुद मोदी सरकार के खिलाफ जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि अगर ये पॉलिसी लाई जाती है तो इससे महिलाओं का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बच्चे पैदा न करने की सूरत में महिलाओं को अबॉर्शन कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार जनसंख्या पॉलिसी के ऊपर लॉ कमीशन ने अपना एक पेपर दिया है और राय मांगी है। हमारी पार्टी की तरफ से भी उस राय को लेकर लॉ कमीशन और यूपी सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब मोदी सरकार इस कानून को बनाने को तैयार नहीं है तो ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही है कि मोदी सरकार के खिलाफ योगी सरकार कैसे जा रही है। तीसरी बात यह भी है कि आर्टिकल 21 के ये पूरे तरीके से खिलाफ है। ये प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के फैसले के खिलाफ है। इससे यूपी की महिलाओं के खिलाफ बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नेशनल पॉलिसी में हमने कहा कि शादी इस उम्र में कीजिए, एक बच्चे के बाद गैप दीजिए, उसके बाद अपने शिक्षा का इंतजाम कीजिए। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने रूरल यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल करार दिया है। और ये बड़ी खबर, बंगाल की दीदी बनेंगी पूरे देश का दादा। सोनिया गांधी शरद पवार समेत कई नेताओं से करेंगी मुलाकात। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं। पश्चिम बंगाल की दीदी कही जाने वाली ममता बनर्जी शायद अब देश की राजनीति का दादा बनने की तैयारी कर रही हैं। उनकी राजनीतिक योजनाओं को देखकर ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली आने वाली हैं। इस दौरान वो कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी के मुखिया शरद पवार, समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। सूत्रों का कहना है कि इन बैठकों का एजेंडा 2024 में होने वाले आम चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी का यह पहला दिल्ली दौरा होगा। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी, अमित शाह और तमाम नेताओं के प्रचार में उतरने के बाद भी ममता बनर्जी की जीत को अहम माना जा रहा है। यही नहीं, इस जीत के बाद वो खुद को बीजेपी के खिलाफ 2024 में बनने वाले विपक्षी मोर्चे के एक बड़े चेहरे के तौर पर देख रही हैं। आपको बता दें कि दरअसल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बिहार से आरजेडी, यूपी से समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी समेत तमाम राज्यों की पार्टियों ने उनकी तारीफ की थी और उन्हें एक गद्दावर नेता करार दिया था। इसे भी उनके राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरने से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में अपनी विजिट के तौर पर ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कुछ नेताओं से भी मिलेंगी। केजरीवाल को ममता बनर्जी अपना अच्छा दोस्त बताती
आ रही हैं। ममता बनर्जी ऐसे वक्त में दिल्ली आ रही हैं जब संसद का मानसून सत्र चल रहा होगा। इस दौरान विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी बना रहा है। शायद ममता बनर्जी ने यह वक्त इसलिए चुना है क्योंकि इस दौरान तमाम विपक्षी नेताओं की दिल्ली में मौजूदगी रहेगी और मुलाकात का शेड्यूल बनाना आसान होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं। आपका क्या मानना है? क्या दीदी प्रधानमंत्री बननी चाहिए? अपनी राय में वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। कांग्रेस में खामोश शत्रुघ्न सिन्हा बन सकते हैं ममता बनर्जी के मित्र, फिर पाला बदलेंगे बिहारी बाबू। ये आपको बता दें कि कांग्रेस में दरकिनार होने के बाद खामोश रहने को मजबूर बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा नई राजनीतिक संभावनाएं तलाशने में जुटे हैं। सूत्रों का दावा है कि सियासी गलियारों में बिहारी बाबू के नाम से पहचाने जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि हालिया बंगाल चुनाव में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को मात दी है, उससे सिन्हा काफी प्रभावित हुए हैं। माना जा रहा है कि 2024 के आम चुनाव में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित प्रतिद्वंदी होंगी, यानी कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की दावेदार होंगी। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी में अपनी संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि 21 जुलाई को शहादत दिवस के मौके पर होने वाले आयोजन के दौरान सिन्हा दीदी के पाले में जाएंगे। आपको बता दें कि जब समाचार एजेंसी पीटीआई ने शत्रुघ्न सिन्हा से टीएमसी में जाने के बाबत सवाल किया था, तब उन्होंने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि राजनीति संभावनाओं की एक कला है। बहरहाल सिन्हा के करीबी सूत्रों ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है। वहीं टीएमसी नेताओं के भी एक गुट का दावा है कि इस दिशा में बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। इसके मुताबिक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने ममता बनर्जी को रियल रॉयल बंगाल टाइगर और जनशक्ति और प्रोपेगेंडा के खिलाफ आजमाई हुई नेता बताया था। आपको बता दें कि अब 21 जुलाई को होने वाली मीटिंग में जल्द ही शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। और ये बड़ी खबर, तृणमूल सांसद ने भाजपा पर साधा बड़ा निशाना, कहा हिंदू कार्ड खेलना चाहती है भगवा पार्टी। ये आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा लगातार दूसरे साल रद्द की जा चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया, जिसके चलते सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही इस मसले को लेकर उत्तर प्रदेश और मोदी सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। अब कांवड़ यात्रा पर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल टीएमसी सांसद सौगात राय ने कांवड़ यात्रा को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। साथ ही आरोप लगाया है कि भगवा पार्टी हिंदू कार्ड खेलना चाहती है, उसे लोगों की जिंदगी की कोई भी परवाह नहीं है। टीएमसी सांसद सौगात राय ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय लगातार चेतावनी दे रहा है। उत्तर प्रदेश बड़ा और देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ऐसे में कोरोना महामारी का संक्रमण जानलेवा हो सकता है। भाजपा हिंदू कार्ड खेलना चाहती है और उसे लोगों की जान की कोई भी परवाह नहीं है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल अब आरटीआई के दायरे में आएंगे, फीस समेत देनी होगी पूरी जानकारी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल अब सूचना के अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के दायरे में होंगे और उन्हें आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इससे प्राइवेट स्कूल से सूचना पाने में छात्रों और उनके माता पिताओं को इधर उधर भटकने से राहत मिलेगी। बता दें कि राज्य सूचना आयोग ने ये आदेश दिया है। राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने अपने आदेश में प्राइवेट स्कूलों में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल आरटीआई एक्ट के दायरे में होने चाहिए। ये काफी समय से बहस का विषय रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ के दो नामी प्राइवेट स्कूलों के संबंध में दायर की गई संजय शर्मा की याचिका के बाद एसआईसी ने मुख्य सचिव को निजी स्कूल प्रशासकों को निर्देश देने के लिए कहा है। वे आरटीआई एक्ट 2005 के तहत लोगों को जानकारी मुहैया कराने की सुविधा के लिए अधिकारी नियुक्त करें। प्राइवेट स्कूलों ने आरटीआई के तहत इस आधार पर जानकारी नहीं दी थी कि उन्हें राज्य से कोई मदद नहीं मिलती है और इसलिए वे आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर हैं। आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल आरटीआई एक्ट के दायरे में आएंगे। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई बोर्ड ने स्कूलों को अंकों को मॉडरेट करने के दिए निर्देश, इस महीने आएगा परीक्षा परिणाम। ये आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने सभी एफिलिएटेड स्कूलों से कहा है कि 12वीं कक्षा के परिणामों के लिए 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक परिणाम पोर्टल को खोल दिया गया है, ताकि स्कूलों को 10वीं और 11वीं क्लास के अंकों का मॉडरेशन पूरा करने की इजाजत मिल पाए और 31 जुलाई तक परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा सकें। बोर्ड की तरफ से एक आधिकारिक नोटिस में यह भी कहा गया है कि
कि यदि कोई भी स्कूल निर्धारित समय सीमा के अंदर इस मॉडरेशन कार्य को पूरा नहीं करता है तो उसका परिणाम 31 जुलाई के बाद अलग से घोषित होगा। आपको बता दें कि फिलहाल सीबीएसई ने ऐलान कर दिया है कि 31 जुलाई तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।